मगध उत्कर्ष काल का ये चौथा पार्ट है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और आरएस परी जो भी दे रहे हो ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी दे रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पूरा डीपली से आपको पढ़ा रही हूँ। और ये दृष्टि बुक है, यूजीसी नेट इतिहास पूरी डिटेल से और इम्पोर्टेंट है। एक मेरे पास है सौरभ चौबे की बुक। इन दोनों से नोट्स और एनसीईआरटी के पॉइंट तो आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स नोट्स बना रही हूँ ना, उसके अंदर एनसीईआरटी की 6 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक अब पूरा करवाऊंगी। तो 6 क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है ना, उसकी एक यूनिट और दूसरी यूनिट की अभी एनसीईआरटी शॉर्ट्स फीड्स में मैंने एमसीक्यू दे दिए है पूरे। अब आज इतना मैंने कहाँ तक पढ़ा वो बता दूं। हर्यक वंश हमने पढ़ लिए, तीनों शासक पढ़ लिया हर्यक वंश के, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद शिशुनाग वंश के 2 शासक थे, हमने पढ़ लिए, शिशुनाग और कालाशोक। इन दोनों के बीच में 2 बौद्ध संहिताएं हो चुकी है, एक अजातशत्रु के समय हो चुकी है, एक कालाशोक के समय हो चुकी है। नंद वंश के शासक हमने पढ़ दिए हैं, महापद्म नंद भी पढ़ लिया है और घनानंद आज पढ़ेंगे। और उसके बाद यूनानी और ईरानी जो 2 साम्राज्यों का विदेशी आक्रमण भारत पे हुआ था ना, वो आज पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ये 2 रहेगा। उसके बाद मौर्य, फिर मौर्य उत्तर काल, शुंग, कर्ण, शातवाहन, ये सब यानी मगध का उत्कर्ष काल, मगध जनपद का विकास कैसे हुआ, उस तरह से हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। और पूरी प्लेलिस्ट भी बना रही हूँ मैं साथ साथ में। आज पढ़ेंगे घनानंद पढ़ेंगे, और जो नंद वंश की जो साम्राज्य कुछ उपलब्धियां हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यूनानी शासक, फिर पढ़ेंगे ईरानी शासक जिनका भारत पर जो आक्रमण हुआ था, डेरियस था, फिलिप्स था, सिकंदर था, पोरस के साथ कौन सा युद्ध हुआ था, और कौन से सिक्के चलाए थे, कौन सी शैली आई थी, पूरा डिटेल से आप देखना सिक्के कौन से थे और उनका प्रभाव हमारे भारत पे क्या पड़ा था, और सिकंदर वापस कब गया, उसका सिकंदर का सेनापति कौन था, सिकंदर की जो जीवनी किसने लिखी थी, और सिकंदर के युद्धों का वर्णन किसने किया था, और उसके साथ कौन कौन आए थे, उसका समुद्री सेनापति कौन था, पूरा डिटेल से अब देखेंगे आज हम। पहले हम देखते थे घनानंद। इससे पहले हमने देखा था महापद्म नंद के शासनकाल में कौन सा विद्वान था, पाणिनि था, जो व्याकरण का प्रथम ग्रंथ लिखा था, कौन सा, अष्टधाई लिखा था। उसके बाद एक और कौन था व्याकरण का ग्रंथ का जो लेखक थे, वो थे महाभाष्य लिखा था ना, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। ये व्याकरण पे टीका लिखी थी महाभाष्य नाम की, याद रखना। ये व्याकरण ग्रंथ था, दूसरा ग्रंथ था, व्याकरण पे टीका थी दूसरी, जबकि व्याकरण का प्रथम ग्रंथ वही था अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि महापद्म नंद के दरबार में विद्वान थे और महापद्म नंद के मित्र भी थे, ये भी याद रखना। घना महापद्म नंद है ना, वो बहुत बड़ा, एक तो बड़ा लालची भी था, और उसने सबसे साम्राज्य विस्तार जब देखे ना प्राचीन में, मौर्य काल से पहले, तो उसका साम्राज्य विस्तार था, जहाँ विंध्य पहाड़ पर्वत से लेकर व्यास नदी तक इसका साम्राज्य विस्तार था। उसने तो कलिंग को देखो, हम जब अशोक साम्राज्य पढ़ते हैं ना, तो वहाँ अशोक ने कलिंग विजय की थी, लेकिन अशोक से पहले किसने कलिंग विजय की थी, महापद्म नंद ने, जहाँ से जिन सेन थे ना, उसकी मूर्ति भी वो ले गया था, वहाँ नहरों का निर्माण करवाया था। ये नेक्स्ट पार्ट में हमने सारे पढ़ लिए हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो आप अगर पढ़ ले, मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। क्योंकि आप अगर लगातार एकदम डिटेल से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मगध का जो उत्कर्ष काल, पहले मगध एक जनपद था, फिर महाजनपद बना, फिर उसको किसने जीता था, बिंबिसार ने कैसे विस्तार किया, फिर अजातशत्रु ने कैसे विस्तार किया, उस तरह से कालाशोक ने फिर भी किया, और आगे बढ़ के हर एक शासक ने, शिशुनाग वंश ने जो क्या क्या था, पितृहंता वंश कौन सा था, पूरा डिटेल से। इतना डीपली कोई नहीं पढ़ेगा जितना मैंने पढ़ा है। तो सिकंदर का समकालीन था ये घनानंद, और यूनानी लेखकों में इसके क्या कहा गया, अग्रमीज या अग्रमीज कहा गया, याद रखना। घनानंद का सेनापति भद्रशाल था, अमात्य टक्सा, अमात्य कौन था, सटकार एवं राक्षस, ये 2 थे इसके अमात्य थे। और दीपवंश और महावंश के अनुसार इसे 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर पर्वत गुफा में छुपा रखी थी। ये बनाई इसने नहीं थी, बनाई थी महापद्म नंद ने सब जोड़ के, लेकिन घनानंद ने इसे संभाल के ऐसे रखा था। लेकिन ये भी बहुत क्रूर था, इसने कर बहुत लगाए थे, जिसके विरोध में क्या होगा अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको पूरा। जो चाणक्य था ना, विष्णुगुप्त, ये तक्षशिला का विश्वविद्यालय है ना, वहाँ आचार्य थे ये, और ये आए थे इनके पास, घनानंद के पास। एक तो जनता की शिकायत लेकर आए थे ये, क्या कि जनता पे इन्होंने इतने कर लगा दिए थे कि बात ही मत करो। आगे आप देख लेना कितने कितने कर लगाए थे इसने, इसका विरोध कर रही थी पूरी जनता। दूसरा, एक सिकंदर का उधर से आक्रमण हो रहा था, हमें पता है कहाँ से, उत्तर पश्चिम भारत से, जो मैं अभी मैप से समझाऊंगी, क्योंकि आपको देखना कौन कौन सी नदियों के बीच में जो पोरस का विस्तार होगा ना, वो डिटेल से बताऊंगी। और नंदवंश का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, गंगा, यमुना, व्यास नदी तक हो गया था। और नंदों के अत्याचार का वर्णन विशाखा दत्त करत है ना, मुद्रा राक्षस, उसके अंदर नंदों का जो तो अत्याचार बहुत किए थे नंद शासकों ने,
वो था। इसी एकमात्र ग्रंथ में नंदों को क्षत्रिय कहा गया, बाकी सब जगह इसको क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। जबकि ये जो है ना विशाखा दत्त की जो पुस्तक कौन सी है, मुद्रा राक्षस, इसके अंदर इसको क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी थी, ढड्डी राज ने लिखी थी। ढड्डी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी 10वीं सदी में। जिस तरह अष्टाध्यायी पे किसने लिखी थी, महाभाष्य ने, अरे पंतजलि ने लिखी थी महाभाष्य, जो अष्टाध्यायी पे टीका थी। मुद्रा राक्षस पुस्तक के अनुसार नंदवंश के शासक जैन अनुयायी थे, और इनकी नंदवंश का जो विनाश हुआ ना, वो जैन जीवक संप्रदाय द्वारा ही हुआ था। जैन धर्म का ही मानना इनका ये विनाश हुआ था। वरस, उपवरस, वररुचि, कात्यायन जो विद्वान थे ना, वो नंद काल में हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है। युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग भी नंद और मगध शासकों ने किया था। अब हाथियों की जगह घोड़ों का प्रयोग कौन करेगा, वो आगे हम देखेंगे। पाणिनि, कात्यायन, पंतजलि त्रिमूर्ति कहलाते हैं, ये तीनों त्रिमूर्ति कहलाते हैं। घनानंद इस नंद वंश का अंतिम शासक था, और नंदो बाट और माप की प्रणाली का जो मानवीकरण किया था ना, नंदो ने किया था, उसे नदो यक्रमाणी मनानी भी इसको कहते हैं। नाम इसका ये था जो प्रणाली। नंदो ने नहरों और सिंचाई परियोजना का निर्माण करवाया। मैंने कहा महापद्म नंद ने जो हाथी गुफा अभिलेख है ना खारवेल का, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है हमें। सर्वाधिक मात्रा में आहत सिक्के भी इन्होंने चलाए थे, जबकि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, 7 वहाँ उन्होंने चलाए थे। चांदी के सिक्के गुप्त शासकों ने सिक्के चलाए थे। उस तरह से मुद्रा राक्षस में नंदों को अर्थ रुचि एवं नवती द्रव्य यानी कोटीश्वर, यानी कि इसकी कथा श्री सागर के अनुसार इनकी क्या की गई है पता है, उनकी बुराई की गई है इनके अंदर के। ये ऐसे थे, कथा श्री सागर के अनुसार 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी इनके पास, नंदों के पास। नंदों की संपत्ति का उल्लेख किसके हेनसांग ने भी किया, और संगमकालीन जो कवि था ना मामूल नार ने भी किया था। नंद शासक साइबेरिया से सोना मंगवाते थे। और महावंश के अनुसार घनानंद ने पशुओं के चमड़े और तथा खाने होती ना, पत्थरों के खाने, वहाँ पर भी इन्होंने कर लगाया था। इसी के विरुद्ध में जो चाणक्य आया था ना, विष्णुगुप्त, जिसने कौटिल्य का, इसको कौटिल्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्र लिखी थी। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की सारी शिक्षा, राज किलम खेल किसके संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित है। 100 मुद्राएं वगैरह दी थी एक शिकारी के पास, इसको लिया गया था। अब प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण क्या कौन से हुए थे, तो ये तो देख सकते हो, ये था ईरानी आक्रमण जो 6ठी शताब्दी में पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था यूनानी आक्रमण, और ये 326 में होगा पूरा। तो 329 में सिकंदर वहाँ शासक बन जाएगा। और फिर देखो आप पूरा डिटेल से पढ़ो, अब शायद आपको पूरा दिख रहा होगा। तो ईरानी आक्रमण है ना, प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण अखमनी वंश द्वारा किया गया, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार साइरस द्वितीय ने, लेकिन ये असफल रहा था। साइरस द्वितीय था ना, ये असफल रहा था। उसके बाद इसी का पुत्र था, कौन था, डेरियस यानी दारा, जिसने 522 में से 486 में सफल आक्रमण किया था। ये इसका पुत्र था साइरस द्वितीय का, जो ईरानी शासक थे। इनके 3 अभिलेख हैं, बेहस्तीन अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। जब मैंने प्राचीन अभिलेख बताया ना, जहाँ हमने वेदों के जो देवताओं का वर्णन मिलता है ना, वो नक्शे रुस्तम अभिलेख में, बोगसगोई अभिलेख में मिलता है ना। तो जब मैंने मौर्य काल के जो अभिलेख बनाए थे, या इससे पहले प्राचीन भारतीय स्त्रोत में जो अभिलेख बनाए थे ना, उसके अंदर पूरा डिटेल से नक्शे रुस्तम अभिलेख किसका था, उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, उसके अंदर किस किस का वर्णन है, डिटेल से पूरा। भारत का नाम इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरी प्लेलिस्ट देख के पूरा पढ़ लेना। ये सिद्ध होता है कि इसने 516 में सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। इसने 516 पर सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। और हेरोडोट्स के अनुसार इसको अपना 20वां प्रांत घोषित किया था। किसने, डेरियस ने, यानी कि दारा ने 20वां प्रांत घोषित किया था। जबकि इनके पास कुल कितने प्रांत थे, 23 प्रांत थे। यहाँ इसे 360 टैलेंट यूनानी मुद्रा कहते हैं। 300 टैलेंट यूनानी मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा जो राजस्व के रूप में मिली थी, यानी कर के रूप में मिली थी। टैलेंट यानी कि जो यूनानी भाषा में इसे मुद्राएं कहते हैं। और दारा प्रथम ने अपने नौसेना अध्यक्ष स्काईलैक्स को सिंधु नदी मार्ग की खोज के लिए भेजा था। स्काईलैक्स कौन था, दारा का नौसेना अध्यक्ष था। जबकि सिकंदर का समुद्री सेना का अध्यक्ष कौन था, वो आगे आएगा, अभी आप वीडियो स्किप न करना, पूरा देखना। ये नौसेना अध्यक्ष था, वो समुद्री सेना का अध्यक्ष था। और दारा सेनापति था। दारा प्रथम का उत्तराधिकारी छरयास ने भारतीयों को अपनी सेना के ईरानियों से लड़ने के लिए गांधार व सिंधु प्रदेशों से सैनिक भेजे थे। यानी दारा था ना, ईरान की जो सेना थी, ये ईरान का ही था, तो वहाँ की सेना ने भी इन पर आक्रमण किए ना, तो उसने सब पंजाब वगैरह से सबसे सेना मंगाई थी, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं गए थे। गांधार और सिंधु के कुछ सैनिक वहाँ गए थे, बाकी पंजाब के यहाँ से नहीं गए थे।
अब दारा तृतीय जो अंतिम ईरानी सम्राट था जिसने सिकंदर के 331 पर आरबेला के युद्ध में पराजित किया, सिकंदर ने इसको किया था। और इस युद्ध में एरियन ने क्या कहा था, इस युद्ध को गोगामेला का युद्ध कहा था, क्योंकि अब सिकंदर ने उस पर आक्रमण कर लिया और आराबेला का युद्ध हुआ 331 में और दारा तृतीय को हरा दिया। अब सिकंदर आएगा ना भारत में। 330 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने पारसी पोलिस कोई राजप्रसाद जो महल थे ना इनके निवास स्थान को जलाकर ईरान को जीत लिया था। तो अब सिकंदर ने इसको ईरान को भी जीत लिया। और ईरान की जो आक्रमण के प्रभाव क्या क्या थे वो देखते हैं। जो भारत पर प्रभाव पड़े थे, भारत में पहले क्या थी, खरोष्टी लिपि थी ना, तो इन्होंने अरामाइक लिपि का प्रचार किया था भारत में। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा भी आरंभ कहाँ से हुई थी, अशोक ने किससे ली थी, दारा प्रथम से ली थी ना। हमने कई बार अभिलेखों में पढ़ा है, अशोक के सभी अभिलेख मैंने पढ़वा लिए हैं, मैप से समझाया आराम से। अशोक के स्तंभों पर घंटाकार होना ईरानी प्रभाव है ये भी। और ईरानी छत्र प्रणाली का शक कुशाना द्वारा किया गया था। ईरानी चांदी के सिक्के सिगलोई या सैकल्स तथा सोने के सिक्के डेरिक भारत में प्रचलित हुए थे ये। और मौर्य सम्राट के केश प्रक्षालन यानी बाल धोने की जो प्रथा थी वो ईरान से ग्रहण की थी मौर्य सम्राटों ने। अब हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। फिलिप 329 में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप जो सिकंदर का पिता था। फिलिप की मृत्यु 329 में हो चुकी थी। मृत्यु के बाद सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में ही शासक बन गया था। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। 326 ईसा पूर्व बैक्ट्रिया, बल्ख और काबुल की जीत कर वह हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया था। तो 326 में उसने बैक्ट्रिया को भी जीत लिया, काबुल को भी जीत कर हिंदुकुश पर्वत जो हिमालय पर्वत का ही भाग है पार करके भारत पर आक्रमण किया था उसने। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण किया ना उस समय उत्तर पश्चिम में 11 तो राजतंत्र और 17 गणतंत्र राज्य थे वहाँ। सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दरे को पार कर भारत पहुंचा था। प्रथम आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्बी पर किया था उसने। और आम्बी ने क्या किया, इसको आत्मसमर्पण कर दिया आम्बी ने और कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, आगे की राहें बताऊंगा कि किधर से किस तरफ जाना है आपको भारत को जीतने के लिए। इसके अलावा हिंदुकुश के शासक शशिगुप्त, पुष्करावती और संजय नामक राजाओं ने भी सिकंदर का साथ भी दिया और आत्मसमर्पण कर दिया था। पंजाब का शासक एक था, कौन था, पोरस, को झेलम नदी के तट पर पोरस का राज्य था। झेलम और चिनाब का विस्तार था तक इसका, किसका, पोरस का कितना विस्तार था अभी मैं बताऊं। ये मैंने छोटा सा मैप बनाया क्योंकि यहाँ पंजाब राज्य आपको पता हो, तो यहाँ पंजाब राज्य है ना, तो यहाँ व्यास नदी है ना इसकी, तो ये चिनाब और ये झेलम ये बीच का क्षेत्र है ना, ये यहाँ तक किसका विस्तार था, पोरस का विस्तार था। कौन था पोरस, पोरस को पूर्व राजा भी कहते हैं। ये पंजाब का राजा था। इसने सिकंदर से आक्रमण किया था, न कि उसने आत्मसमर्पण किया था। इसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो ये है ना व्यास नदी है, यहाँ तक तो वापस ये सिकंदर की सेना आ जाएगी। लेकिन चिनाब और झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था पोरस और चंद्र इसका, फिर यहाँ से यहाँ तक ये सेना आएगी और यहाँ आगे क्या होगा ये पूरा आप देखना। यहाँ से सेना वापस क्यों जाएगी, किसके डर के जाएगी, किसके निर्णय के अनुसार जाएगी। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था ना उसे क्या कहते हैं, उसके अन्य अन्य नाम है, अन्य नाम देके आपको कन्फ्यूजन कर सकता है और उसका नाम पूछ सकते हैं। एक तो झेलम का युद्ध तो है, हम सब जानते ही हैं। झेलम को जो है ना यूनान में क्या कहते हैं, हाइडेस्पिस, और इसलिए हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं, कर्री का युद्ध भी कहते हैं। और वितस्ता यानी कि व्यास नदी के किनारे हुआ ना, तो इसलिए विशेषता युद्ध भी कहते हैं। पोरस ने मेरुस की मध्यस्थता से आत्मसमर्पण किया। मेरुस एक सेनापति था, उसने कहा दोनों आप आत्मसमर्पण कर लो या संधि कर लो, संधि कर ली थी। सिकंदर से पोरस कहता है कि अब बताओ तेरे साथ क्या किया जाए। जब कहता है ना सिकंदर पोरस राजा को जब कैद कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, तो उसको कहा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने क्या कहा था, पोरस ने कहा था एक राजा दूसरे के राजा के साथ जो व्यवहार करता है ना वही आप मेरे साथ भी कर सकते हो। यानी कि पोरस डरता नहीं था। आगे एक और कहावत आएगी वो भी मैं बता दूंगी पूरा। तो न्याकर्ष के नेतृत्व में समुद्री मार्ग और दूसरी स्थल मार्ग की अपने और राज्य पहुंचे। यानी कि यहाँ से जो सिकंदर की सेना वापस गई ना, अभी वापस जाएगी तब दो भागों में बढ़ जाएगी। एक तरफ तो सिकंदर खुद उसका नेतृत्व करेगा, वो स्थल मार्ग से सेना जाएगी वापस अपने मकदूनिया वगैरह अपने खुद के स्थान पे, फिलिप के स्थान पे। फिर दूसरी सेना जाएगी समुद्री मार्ग से। तो समुद्री मार्ग का जो सेनापति था वो न्याकर्ष था। किसका, इसका था सिकंदर का। कोनोस नामक सेनापति के सुझाव पर वापस जाने का निर्णय लिया था इसने, किसने, सिकंदर ने। कोनोस ने कहा कि ये जो पोरस से हमें इतना भारी पड़ रहा है युद्ध, तो आगे हम जाएंगे तो घनानंद का शासक है। आपको पता है मगध साम्राज्य के समकालीन कौन था, घनानंद था। और घनानंद जब पता चल जाएगा तो घनानंद और महापद्म नंद के बहुत बड़ा विस्तार था और उसकी भी कहावतें बहुत थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें उनके हाथी थे और इनके पास घोड़े थे। ये जो है ना यहाँ मगध साम्राज्य था। थोड़ा सा इधर मैप मैंने बनाया नहीं, यहाँ मगध साम्राज्य था
अगर ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये राजा साथ दे रहे हैं, इसको पता है हमारे साथ राजा साथ दे रहे हैं, क्या पता ये जाके ये भी इन्हीं के साथ मिल जाए और हम सबको यहीं घेर के एंड कर ले। इसलिए सिकंदर वहाँ से डर के वापस भाग गया था। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था बरसात का समय था, पानी बहुत तेज था। सैनिक 1 साल के थके हुए थे क्योंकि जीतते जीतते आ रहे थे। काबुल को भी जीता था, बल्ख को भी जीता था, बैक्टीरिया को भी जीता था। अब वो थक चुके थे, अब उनको घर जाना था। इसलिए उन्होंने भी निर्णय ले लिया। फिर सेनापति के समझाने पर ये सिकंदर ने वापस यहाँ जो अपना जो सेनापति जो नियुक्त किया था ना राजा, वो सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त करके वो चले गए थे यहाँ से। तो सिंधु नदी के तट पर पाटल के द्वैराज्य प्रथा थी तथा पाटल है ना, वो विजय सिकंदर की अंतिम विजय थी। पाटल विजय की जो अंतिम विजय थी ना, वो सिकंदर की अंतिम विजय थी। उसके बाद वो वहाँ से चला गया था और पाइथन नामक ग्रीक को अपना क्षत्रप नियुक्त किया था यहाँ। और भारत में अंतिम यवन क्षत्रप था वो। सिकंदर 326 में भारत पर आक्रमण करता है, 325 में वापस चला जाता है। और भारत पे उसकी सेना 19 माह तक रही थी। भारत में इसकी सेना कितने माह तक रही थी, ये परीक्षा में आ सकता है क्योंकि 20वां प्रांत भी आया है, तो ये भी आ सकता है कि 9 माह तक ये सेना रही थी। 323 में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कौन था? कालानास को अपने साथ लेके गया था। कौन था? कालानास था ना, उसको अपने साथ लेके गया था। मेगस्थनीज के अनुसार मंडन और मंडनीज नामक दार्शनिक से प्रभावित हुआ था। और देखो ये क्या कहा, ये मेगस्थनीज की कहावत है। और यहाँ एक और दार्शनिक है जो भारत से सिकंदर के प्रभावित था। सिकंदर उस दार्शनिक से प्रभावित था और उसको बुलाने के लिए तो कहा, तो सिकंदर से कहा उसने, किसने कहा? मेडनिस है ना, उसने कहा सिकंदर मेरा सर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। ये मेडनिस की कथन है। जिस तरह पोरस की तो था ना, उसने कहा एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या व्यवहार करता है वो मेरे साथ कर सकते हो। जब सिकंदर ने उससे पूछा, उसको हराया ना युद्ध में, अगला सोई जाति है ना, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था सिकंदर के सामने। उसने पूरी परिवार के साथ आग में कूदकर जान दे दी थी। फिर कंठों ने इसको जहाजी रसोईघर, कंठ जनजाति थे ना, कंठों ने उसको जहाजी रसोईघर और परिवहन नौकाएं भी दी थी। और सिकंदर के इतिहास में कंठ जाति में सती प्रथा के प्रमाण उनको मिलते हैं। नियोकर सिकंदर की जल सेना का सेनापति था। और ये कौन है ना, अरिस्टोबुलस है ना, जिसने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा। और एक था ओनेरिस्क्रिस्ट था ना, वो सिकंदर की जीवनी लिखता है। कौन लिखता है? जीवनी। अब लास्ट पॉइंट रहा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मौर्य का शासन स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको कौन सा टॉपिक देने की भी मुझे पता चले। तो मेरी तो प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही है, मैंने प्राचीन इतिहास से शुरू किया था। पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, फिर वैदिक काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने प्राचीन चीनी यात्री, विदेशी यात्री सब पढ़ दिए, इतिहास के स्रोत सब पढ़ लिए, पुरातात्विक, अभिलेख सब पढ़ा लिए मैंने। अगर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो देख लेना, वो भी सौरभ चौबे की बुक और दृष्टि नोट्स और एनसीईआरटी के अनुसार ही सब चल रहे हैं। यूनानी आक्रमण का प्रभाव, एक तो छत्र प्रणाली का विकास हुआ, पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर ये लेख युद्ध सिक्के का प्रचलन हुआ। और जैसे उलुक शैली के सिक्के इन्हीं की देन है। उलुक शैली के सिक्के किन की देन है? यूनानियों की देन है। यूनानी शब्द दक्रम भारत में था जो सिक्कों के लिए, जबकि धर्म नामक सिक्का भारत में हो गया, इसका नाम धर्म हो गया भारत में। पहले ये दक्रम था जो यूनान की भाषा में। गांधार शैली जो मूर्तिकला का विकास ही हमें पता है, गांधार में वहाँ हुआ था, तक्षशिला गांधार। फिर भारत में धीरे धीरे आया, बुद्ध के काल में आएगा, गुप्त काल में आएगा। भारतीय अब हस्ती सेना के स्थान पर घुड़सवार, क्योंकि पहले मगध में हाथी बहुत हुआ करते थे और वहाँ मगध में हाथियों का युद्ध में प्रयोग ही पहली बार महाजनपद था ना, नंद वंश, जिसका महापद्म नंद था ना, उसने किया था। अब हाथियों के स्थान पे वो घोड़े का भी प्रयोग करने लग गए थे। किसके कहने देखने पे? यूनानियों के देखने पे। और व्यापार वृद्धि के लिए जमीन और समुद्री मार्गों की भी खोज हुई। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर था निकैया, जिसे विजयनगर कहते हैं। अपनी जीत की उपलक्ष्य में दूसरा नगर उसने झेलम नदी के तट पर अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बुक्काफेला नामक नगर बसाया था। अब ये था पूरा का पूरा ईरानी आक्रमण और नंद वंश पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मौर्य काल। मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।